Assalamualaikum. My name is Ulfat Sara and I am the lecturer of pharmacology from the Legend Institute Multan. Today I am going to discuss the topic of the diuretic agents. हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कि which drugs which are used for the treatment of the cardiovascular disorders. उसके अंदर हमने डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं वो स्टडी किया। आज जो चैप्टर जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायूरेटिक एजेंट्स। डायूरेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि रेनल डिसऑर्डर्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में भी इस्तेमाल होते हैं और हाइपरटेंशन में भी इस्तेमाल होते हैं। अब बात है डायूरेटिक एजेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए या इन ड्रग्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए कि किडनी के नेफ्रॉन जो कि रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। तो इस नेफ्रॉन को हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। देयर आर 4 मेजर सेगमेंट्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेगमेंट, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, हमने नेफ्रॉन को इन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज सेगमेंट्स हमने डायूरेटिक एजेंट्स को डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, बिकॉज इन डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर डायूरेटिक का डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर रीअब्सॉर्बिंग द सोडियम एंड अदर आयंस के साथ सोडियम और दूसरे आयंस की रीअब्सॉर्प्शन के लिए डायूरेटिक एजेंट्स का डिफरेंट मैकेनिज्म है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायूरेटिक एजेंट्स या फिर ड्रग यूज्ड इन रेनल डिसऑर्डर, तो उसमें हम कहते हैं कि वो ड्रग दैट मॉडिफाई द सॉल्ट एक्सक्रीशन and drug that modify the water excretion. We have divided the diuretic agents into 2 groups: those drugs which modify the salt excretion and those drugs which modify the water excretion. अब दोज ड्रग दैट मॉडिफाई द साल्ट एक्सेशन, उसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन की बेस पे इसको डिवाइड किया। अब वो ड्रग जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, और उसमें हमारे पास आ जाते हैं एसीटाजोलामाइड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यानी कि इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इसको एसीटाजोलामाइड, इसमें आ जाती हैं एसीटाजोलामाइड आ जाती है हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन सेगमेंट पे एक्ट करती हैं और मॉडिफाई करती हैं साल्ट एक्सक्रीशन को। फिर हमारे पास आ जाते हैं लूप डायूरेटिक्स, ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करती हैं ऑफ द नेफ्रॉन, और इनमें हमारे पास फुरोसिमाइड आ जाता है, टॉर्सिमाइड आ जाता है, ब्यूमेटानाइड आ जाती हैं। फिर वो ड्रग जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करती हैं, उसमें हमारे पास थायाजाइड डायूरेटिक्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। फिर हमारे पास वो डायूरेटिक्स आ जाते हैं जो कि कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन सेगमेंट के ऊपर एक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन आ जाती है, ट्राइएमिट्रिन आ जाती हैं, एमिलोराइड आ जाती हैं। इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ देयर हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द एज अ फंक्शन एज अ डायूरेटिक। फिर हमारे पास आ जाते हैं वो ड्रग दैट मॉडिफाई द वाटर एक्सक्रीशन। अब इसमें से कुछ डायूरेटिक्स ऐसे हैं जिनको हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहते हैं, जिसमें मानिटोल आ जाता है जो कि साल्ट की एक्सक्रीशन को भी मॉडिफाई कर रहे हैं और वाटर की एक्सक्रीशन को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। फिर जो स्पेसिफिकली वो ड्रग दैट मॉडिफाई द वाटर एक्सक्रीशन, उसमें हमारे पास आ जाते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट और एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट। अब ये बात आती है कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट क्या हैं? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, ये हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस होता है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ज़रिए रिलीज़ होता है। कहाँ पे रिलीज़ होता है? किडनी के कॉर्टिकल सेक्शन में रिलीज़ होता है, और वहाँ पे ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन काज़ करते हुए आपके यूरिन को कंसंट्रेटेड बना देते हैं।
ठीक है, कौन से एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट। और इसी तरह एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट जो हैं, यानी कि वो ड्रग तो इस हार्मोन को एंटागोनाइज करते हैं, वो आपके डायलूट यूरिन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द डायूरेटिक्स, ठीक है, ऑन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, जिसके ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ड्रग को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये पढ़ लेंगे कि व्हाट इज द वेनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड द डायूरेटिक एजेंट ग्रुप। तो किडनी जो है वो ऑलमोस्ट 180 लीटर पर डे जो है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर करती है आपके प्लाज्मा को। ठीक है, तो किडनी आपके फ़िल्टर को प्लाज़्मा करती है, आपके प्लाज़्मा को फ़िल्टर करती है वाटर से एंड सोल्यूट के साथ एक फ़िल्ट्रेशन का रोल प्ले कर रही है, ताकि आपके प्लाज़्मा में जो वाटर और सोल्यूट्स प्रेज़ेंट हैं, जिनको रीअब्ज़ॉर्ब करना है, उनको रीअब्ज़ॉर्ब कर ले, और जिनको एक्सक्रीट करना है आपकी बॉडी से, उनको एक्सक्रीट कर ले। यानी ये जो फ़िल्ट्रेशन का काम कर रही है इन द यूरिन प्रोडक्शन में ग्लोमेरुलस के ऊपर, उसका रेट क्या है? वो बहुत हाई रेट है, 180 लीटर पर डे है। ठीक है? अभी वही सब ग्रुप्स, यानी कि 4 डिफरेंट सेक्शन की बेस पे हमने इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फिर हमारे पास पहला सेगमेंट जो आ जाता है वो है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल क्या है? ये हमारे पास नेफ्रॉन का वो सेगमेंट है। दिस सेगमेंट कैरीज आउट द आइसोऑस्मोटिक रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड द न्यूमरस साइन। इस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल के ऊपर अमाइनो एसिड की भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज की भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, और कुछ कैटायंस की भी क्या हो रही है? रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल जो है, इट इज द मेजर साइट ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन। About 60 to 70% of total reabsorption of sodium from the plasma is done in at this portion of the नेफ्रॉन। यानी कि ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल है, ये रिस्पॉन्सिबल है 60 टू 70% ऑफ टोटल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम में। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रही है, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रीअब्सॉर्ब हो रही है, या फिर सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में रीअब्सॉर्ब हो रही है। अगर हम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में देखें तो बाइकार्बोनेट इटसेल्फ विल पोरली रीअब्सॉर्ब थ्रू द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये पोरली रीअब्सॉर्ब हो जाती है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? बाइकार्बोनेट जो है वो इटसेल्फ जो है वो पोरली रीअब्सॉर्ब होते हैं, तो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होते हैं इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट जो है इस तरह इनकी फॉर्म में सोडियम जो है, अगर मैं आपको ये दिखा दूं आगे, ठीक है, ये हमारे पास है mechanism. This is the proximal convoluted tubule, this is the interstitial blood, this is the lumen urine। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है। इधर आप देखेंगे कि बाइकार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू अ सोडियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू अ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बाय द एंजाइम ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, एंड दिस कार्बन एंड वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के जरिए से कन्वर्ट होते हैं कार्बोनिक एसिड में। अब ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट और सोडियम ये देख रहे हैं इस तरह जो है वो ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्प्शन होती है सोडियम की विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास है कि मैकेनिज्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन बाय द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स। ये आप पोर्शन देख रहे हैं नेफ्रॉन का। दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल। Here is the sodium 60 to 70% sodium is reabsorbed in the form of sodium bicarbonate and sodium chloride। ठीक है, फिर हमारे पास इसी तरह दिस इज द मैकेनिज्म। अब ये जो हम इस कन्वर्जन के अंदर कि जिसमें सोडियम
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बोनिक एसिड में एंड दिस कन्वर्ट इनटू अ बाइकार्बोनेट। तो जिसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन्वॉल्व है। द एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस इन द ब्रश बॉर्डर एंड इन द साइटोप्लाज्म। अब हमने जो ड्रग देनी है वो कौन सी ड्रग देनी है, वो हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग देनी है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में हमारे पास जो ड्रग आ जाती है वो एसीटाजोलामाइड आ जाती हैं। ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये इस एंजाइम को क्या कर देती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है ये नॉट ओनली आपके रेनल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है बल्कि ये आपकी बॉडी के बाकी टिश्यूज़ के अंदर भी पाया जाता है। आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सिक्रीशन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है और एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन के में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो जहाँ-जहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है एंजाइम जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ-वहाँ ये कार्बोनिक एसिटाज़ोलामाइड जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। फिर अगर हम इसके इफ़ेक्ट देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के एसीटाज़ोलामाइड के, तो 2 तरह के इफ़ेक्ट आ जाते हैं। एक रेनल इफ़ेक्ट आता है और दूसरे अदर इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो मेजर रेनल इफ़ेक्ट इज़ द बाइकार्बोनेट डाययूरेसिस, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ एक्सक्रीटेड, बॉडी बाइकार्बोनेट इज़ डिप्लीटेड एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिजल्ट। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो था वो हमारे पास सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन काज़ कर रहा था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन एसीटाज़ोलामाइड यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर उस एंजाइम को इनहिबिट करते हुए बाइकार्बोनेट डाययूरेसिस काज़ करते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन काज़ करते हैं। As increased sodium is presented to the cortical collecting tubule, some of the excess sodium is reabsorbed and potassium is secreted। ठीक है, तो सोडियम अब्जॉर्ब होना और पोटाशियम की एक्सीड होने की वजह से काफ़ी हद तक पोटाशियम वेस्टिंग जो है वो इन ड्रग के साथ नज़र आती है। ठीक है, और इसके साथ ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सीक्रेशन में रोल प्ले करते हैं और दूसरा आई की सीक्रेशन में भी। तो एसीटाज़ोलामाइड इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम दैट आर फाउंड इन द आई। तो इस तरह ये इंट्राओकुलर प्रेशर को भी कम करेगा क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सिक्रीशन को भी कम कर रहा है और एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को भी कम कर रहा है। तो आई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेगा, तो ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में लिए इस्तेमाल होगा। और सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सिक्रेशन को कम करेगा। तो ये आपके इट इज यूज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसिडोसिस ऑफ द cerebrospinal fluid result in a hyperventilation which can protect against the high altitude sickness। कि ये सीक्रेशंस को कम करते हुए हाई आल्टीट्यूड सिकनेस से भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्लिनिकल यूसेज एंड टॉक्सिसिटी में वही ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर ऑरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड जो है वो टॉपिकली अवेलेबल भी हैं। इसके साथ साथ इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द एक्यूट माउंटेन सिकनेस एज इट काजेज डिक्रीजेस द सिक्रेशन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और टॉक्सिसिटी में इसमें ड्रॉजीनेस आती है, पैरास्थीसिया आ सकता है, ठीक है, और ये इसके एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकते हैं विद द सल्फ एज इट इज़ अ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। तो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होने की वजह से सल्फोनामाइड एलर्जिक जो है वो भी नज़र आ सकते हैं इन द केस ऑफ एसीटाजोलामाइड एडमिनिस्ट्रेशन।